डकैतों का नाम सुनते ही सब सुनते ही घोड़े की लगाम थामे किसी क्रूर इंसान की छवि हमारे दिमाग में बनती है। हम सब ने बॉलीवुड की फिल्में में देखा है कि जो डकैत होता है उसके पास लूट की अकूत दौलत होती है। वो खूब शराब पीता है, डांसरों से डांस करवाता है, यानी फुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है। वाकई कई डकैत कुछ इसी छवि के होते भी रहे। हम आपको चंबल इलाके की एक ऐसे डकैत की कहानी बता रहे हैं जिसकी धमकी से मात्र केवल इंसान ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन के भी पांव फूल जाते थे। जब उस डकैत को अपने डकैती के कर्म को लेकर पश्चात हुई तो उसने खुद से बंदूक छोड़ने का फ़ैसला ले लिया। हैरत की बात यह है कि बंदूक छोड़ने के बाद उसकी हालत दान में 10 रुपये देने की भी नहीं रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पंडित लोकमान विख्यात डकैत मानसिंह दल से सेनापति की तरह काम करते थे। मानसिंह की सेहत बिगड़ने के बाद 1995 में लोकमान ही उस डकैत गैंग के सरदार घोषित कर दिए गए थे। लोकमान पेशे से डकैत जरूर थे, लेकिन भीतर से वो बेहद भावुक इंसान थे। कई साल तक डकैती के धंधे में रहने के बाद उन्हें इन सब से वितरित होने लगी थी। इसी का नतीजा है कि एक शाम उन्होंने अपने गैंग के सदस्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि अब वो डाका नहीं डालेंगे। इस पर गैंग के दूसरे सदस्यों ने लोकमान से कहा कि सरदार, डाका नहीं डालोगे तो खाओगे कहाँ से? इस पर डाकू लोकमान ने कहा कि शेर का शिकार कर हम उसकी खाल बेच लेंगे। उससे काम नहीं चलेगा तो फिर किसी के घर में पहुंचेंगे और उससे कहेंगे मुझे खाना खिला दो। लोकमान की ओर से गैंग के सदस्यों के साथ हुई इस मीटिंग की बात चंबल की भीड़ों में आग की तरह फैल गई। तभी इलाके के एक साधु को पता चला कि डाकू लोकमान ने बंदूक त्याग दिया है। इस पर वो डाकू लोकमान से मिलने पहुंचा। मुलाकात के दौरान साधु ने कहा कि डकैत लोकमान जी, आप अपने हिंसा का रास्ता छोड़ ही चुके हैं तो एक मंदिर के निर्माण के लिए 20,000 रुपये चंदा के रूप में दे दीजिए। साधु को लगा कि लोकमान इतने बड़े डकैत हैं तो उनके लिए 20,000 रुपये क्या बात होगी। डाकू लोकमान ने उस साधु को चंदा में केवल 10 रुपये दे पाए। 10 रुपये देते हुए डाकू लोकमान ने कहा कि साधु बाबा, इससे आप अपने लिए एक लंगोटी खरीद लीजिएगा। इतना ही नहीं, डाकू लोकमान ने उस साधु से कहा कि भले ही मंदिर निर्माण की बात है, लेकिन अब वो दोबारा डकैती नहीं कर सकते। 1995 से लेकर 1960 तक लोकमान का आतंक चरम पर था। पूरे चंबल में लोग लोकमान के नाम से थर थर काँपते थे। तभी एक दिन डाकू लोकमान उसकी भिड़ंत एक रिक्शे वाले से हो गई। दरअसल रिक्शे वाले ने डाकू लोकमान को टक्कर मार दी थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी तो रिक्शे वाले ने डाकू लोकमान को एक लात मार दी और आगे बढ़ गया। डाकू लोकमान की मजबूरी थी कि वो रिक्शे वाले को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि जैसे ही वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता तो लोग उसे पहचान जाते और उसे पुलिस के हवाले कर देते। रिक्शे वाले से लात खाने के बाद लोकमान के मन में वो बात घर कर गई। उसे एहसास हुआ कि वह बुरे कर्म करता रहा, इसलिए एक रिक्शा वाला उसे भी लात मारकर चला गया और वो कुछ नहीं कर पाया। इसी घटना के बाद डाकू लोकमान धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए। ना जाने कितने परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले डाकू लोकमान की व्यक्तिगत लाइफ बेहद दुखदाई रही थी। बड़े बेटे सतीश को कैंसर की दिक्कत होने के चलते उसकी मौत हो गई। छोटा बेटा अशोक की रोड दुर्घटना में मौत हो गई। दोनों बेटों की मौत से डाकू लुक्का अंदर से टूट चुका था। इसके बाद डाकू लोकमान ने 1960 में आचार्य विनोबा भावे के सामने बंदूक छोड़कर जुर्म की सज़ा काटने का फैसला कर लिया और उसे फॉलो भी किया। डाकू लोकमान ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आज़ादी के पहले उनके गैंग ने अंग्रेज़ों को खूब परेशान किया था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब लोकमान उर्फ लुक्का समेत तमाम गैंग के डकैतों ने
खुशियां मनाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उन्हें मुख्यधारा में आने का मौका देगी, लेकिन आज़ादी के बाद भी डकैतों को कुख्यात अपराधी ही समझा जाता रहा। इस वजह से कई डकैत चाहकर भी डकैती की राह से नहीं लौट पा रहे थे। आखिरकार विनोबा भावे के प्रयास से लोकमान्य समेत चंबल के कई डकैतों ने सरेंडर किया और उम्र कैद की सज़ा काटकर फैमिली के साथ जीवन बसर करने चले गए। ये थी आज की कहानी। कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, अपने और अपनों का हमेशा ख्याल रखते रहें।